नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का बेहद इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, कोरोना से नहीं डरेगी ज़िंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी ज़िंदगी और अब बिल्कुल नहीं थमेगी ज़िंदगी, क्योंकि आगे ही आगे बढ़ेगी ज़िंदगी और इसी का नाम है चलती रहेगी ज़िंदगी। जी हाँ नाज़रीन, अपने इस ख़ास प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे ख़ास शख्सियात से जिन्होंने ख़ास तौर पर कोरोना के दौर में बहुत ही अच्छी खिदमत इस समाज के अंजाम दी हैं। क्योंकि कोरोना का ख़तरा लगातार बरकरार है ही, इसीलिए हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं डॉक्टर से भी, उनसे भी हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम कोरोना को लेकर एहतियात करें, क्या कुछ हमें अभी भी प्रिकॉशंस लेना है। और आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं, यानी जो नौज़ायदा बच्चे हैं, उनमें कोरोना को लेकर क्या कुछ ख़ास एहतियात बरतना चाहिए जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। हम सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत डॉक्टर निखिल गुप्ता, पुलिस कमिश्नर हैं औरंगाबाद से। डॉक्टर निखिल गुप्ता, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में, और बहुत आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे अपने इतने कीमती वक्त में से आपने थोड़ा सा वक्त हमारे नाज़रीन के लिए रखा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नर हैं औरंगाबाद से डॉक्टर निखिल गुप्ता। सर, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, औरंगाबाद का जब भी नाम आता है लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। और ख़ास तौर पर क्योंकि 1996 बैच के आप आईपीएस ऑफिसर भी हैं, बहुत सारे अजला में आपने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से भी अपनी बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं, आपको पुलिस मेडल से भी सरफराज किया जा चुका है, कई तरह के जो अवार्ड हैं वो भी आपको मिल चुके हैं। कोरोना का दौर कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए बतौर पुलिस ऑफिसर? जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल 2020 में जब मार्च के महीने में पहली बार हम सब ने कोरोना नाम की बीमारी का नाम सुना और धीरे धीरे फिर हम लोग पहले एक दिन का लॉकडाउन और फिर बाद में एक लंबे समय के लॉकडाउन में जब पूरा देश इस दौर से गुजरा, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ये एक बहुत ही नई, अजीब और हैरान करने वाली ड्यूटी थी। हम लोग आमतौर पर समाज में जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम्स हैं या दूसरे तरह के जो वारदात हैं उनको रोकने का, या हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने का काम करते आए हैं। लेकिन इस बार एक कुछ अलग मंजर था, जहाँ पर न कोई दंगाई थे, न कोई क्रिमिनल्स थे, लेकिन पूरे समाज में एक हड़कंप का माहौल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बीमारी क्या है। लेकिन एक बात जरूर थी कि इस बीमारी के दौरान बार बार हुकूमत द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई और लोगों को घरों में रखना यानी लॉकडाउन लगाने की जिम्मेदारी मुख्यतः पुलिस डिपार्टमेंट पर थी। और ऐसे में सुबह, दिन, रात, बरसात, गर्मी, सर्दी, इन सब की परवाह न करते हुए हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने, हमारे जो पूरे साथी हैं, बीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबलरी, ये सारी इस बारे में इस काम पर लगी रही। जी सर। अपनी हेल्थ की चिंता न करते हुए उन्होंने कोशिश की कि लोग घरों के अंदर रहें, मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनके घर दवाइयां पहुंचाई जाए। बिल्कुल सर। ये बहुत अलग का अनुभव में हम अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी सर।
सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने खुद जिक्र किया कि ये एक अलग वक्त रहा, हम सब ने इस अलग वक्त को मिलजुल कर निकाला भी है और बहुत अच्छी एक पुलिस इमेज जो है, आप भी मेरी इस बात को यकीन मानेंगे कि पुलिस की इमेज इस दौर में हम सब ने देखी कि वाकई पुलिस हमारी दोस्त हो सकती है। एक ऐसा वक्त जब हमारे लिए कोई चारा नहीं रहता था, हम किससे अपनी मुसीबत कहें, हम किससे डॉक्टर की बात कहें, डॉक्टर तक हमें जाना है, अस्पताल जाना है या फिर रोज़मर्रा की चीज़ें लानी हैं क्योंकि लॉकडाउन है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस ही थी जो हमारे लिए हमेशा खड़ी रही। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने ये भी देखा था महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर हमारे बहुत से जो पुलिस भाई थे वो भी कोरोना का शिकार रहे। एक टीम लीडर के तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, अपनी टीम का हौसला भी बढ़ाना है, उनकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं संभालना है, एक मोटिवेशन देना है और साथ ही साथ कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उस पर भी तमाम सिटीजन्स को अमल करवाना है। बहुत मुश्किल रहा होगा, ये हम अपने नाज़रीन के सामने ज़रूर शेयर करवाना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि ये एक बहुत ही मुश्किल दौर रहा है हम सबके लिए, और विशेषकर अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं बतौर एक लीडर की तरह अगर के तौर पर मैं कहूं तो ये वाकई में एक बहुत मुश्किल समय था। अकेले औरंगाबाद शहर में जी 550 से ज्यादा हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोरोना से ग्रसित हुए। हमारे 5 साथियों ने इस पूरी कोरोना के दौर में अपनी जान भी गंवाई। तो ये सचमुच बहुत मुश्किल था क्योंकि सड़क पर खड़े रहकर एक तरफ अपनी ड्यूटी करनी है, कंटेनमेंट जोन के बाहर ड्यूटी करनी है, अस्पतालों के बाहर ड्यूटी करनी है, कोविड सेंटर केयर के बाहर ड्यूटी करनी है। जैसा मैंने पहले कहा कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाना है, रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करनी है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत कठिन समय था और मैं ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे साथियों ने, हमारे पूरे महकमे ने इसमें बखूबी अपना काम किया। न इसकी कोई हमें ट्रेनिंग थी, न इसका लिए हमें कोई गाइडेंस करने वाला था। हाँ, केवल जनरल गाइडलाइंस जो डॉक्टर्स दे रहे थे या सरकार की तरफ से हमारे सीनियर्स हमें वक्त वक्त पर इसमें गाइड कर रहे थे। जी सर। उस गाइडेंस के सहारे हम लोगों ने इस कोविड के दौरान न केवल अपने साथी और उनके परिवारों को संभाला बल्कि लोगों को भी संभालने में एक बहुत बड़ी भूमिका हमने निभाई। जी सर। तो वाकई में कठिन दौर था, लेकिन पहली वेव में जो एक अज्ञानता की, एक लैक ऑफ नॉलेज जिसे कहा जा सकता है, फेज 2 आते आते, सेकंड वेव आते आते काफी कुछ बातों का हमें भी पता चला। और जब फरवरी से दूसरी वेव आई तो तब हमने जो पहली वेव के दौरान हमने जो सीख ली थी, जो हमने सबक लिए थे, उनको हम वो गलतियां हमने न दोहराते हुए सेकंड वेव में हमने और भी बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी करी है। और मैं अपना इस बात का पूरा श्रेय मेरी जो सारी टीम है, मेरे सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको देना चाहता हूं कि जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने इस समाज के लिए ये जो ड्यूटी निभाई है ये अनपैरेलल्ड है। और शायद इसी के चलते शायद स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जनता ने पुलिस डिपार्टमेंट पर एक भरोसा दिखाया। हमारी इमेज इस कोविड के दौरान काफी हद तक सुधरी है, लेकिन अब ये हम पर निर्भर है कि इस इमेज को हम आगे कैसे बरकरार रखते हैं। जी सर, और इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का भी नाम है चलती रहेगी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी को तो देखिए चलना ही है। जितनी दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों ने, उन परेशानियों ने हम सबको बतौर हिंदुस्तानी चलना साथ में सिखाया है और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से अगर हम देखें और ख़ास तौर पर अगर औरंगाबाद जैसे शहर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे थे जिनको अकेले रहना पड़ा। पहले तो ज़िंदगी आसान थी, अपना सामान भी वो जाके ला सकते थे, डॉक्टर के पास भी चले गए, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि बुजुर्ग और बच्चा एक समान, कई बार वो घर से बाहर निकलने की बहुत जिद भी करते हैं,
किस तरह से आप उन्हें पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें समझाते थे, क्योंकि यहाँ पर उन बुजुर्गों तक, उनके दिमाग तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था और ये काम आपके महकमे ने बहुत खूबसूरत अंदाज में किया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बुजुर्गों की हमारे समाज में अपनी समस्या है जी। और जब कोविड नहीं था तब भी इन बुजुर्गों के सामने कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। जी सर। जैसे अकेलापन या सिक्योरिटी या इनके जो रोजमर्रा के काम है उनको किस तरह करना, बैंक जाना या बाजार जाना। जी सर। लेकिन कोविड के दौरान विशेषकर जब लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी थी, बाजार बंद थे, तो इन लोगों की मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसको ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद शहर पुलिस में विशेषकर मैं अगर बताना चाहूँ तो हमारे लोगों ने शहर में जितने बुजुर्ग हैं, विशेषकर जो अकेले रहते हैं, जो अपने फैमिली के साथ रहते हैं उनकी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं जी सर, उनके घर घर जाकर उनको फोन के द्वारा संपर्क कर उनकी जो भी समस्याएं थी, उनके रोजमर्रा की जो भी जरूरतें थी, चाहे वो राशन की बात हो, सब्जी की बात हो, दूध की बात हो, दवाइयों की बात हो, वो उनको सबको हमने बहुत मामलात में घर तक, उनके डोर स्टेप तक ले जाकर हमारे पुलिस कर्मियों ने पहुंचाया। जी सर। उनको हमने हमारे यहाँ एक हेल्पलाइन है जिसमें हम 24/7 हमारा स्टाफ मौजूद रहता है, जो शहर में रहने वाले अकेले जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको फोन करके उनकी खुशामदी पूछते हैं, खैरियत पूछते हैं, उनकी कोई भी समस्या हो, केवल पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं, लेकिन कोई भी समस्या हो उसको सुलझाने का हम लोग कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हमारे जो सभी साथियों की जो इसमें मेहनत रही, उसके चलते औरंगाबाद शहर में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को, विशेषकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हम कंटिन्यूअसली हम उनके कांटेक्ट में थे, उनके संपर्क में थे। जी सर, बिल्कुल। और इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू पर भी लगातार हम इस तरह की स्टोरीज जो थे वो दिखाते रहे कि किस तरह से आपके महकमे की तरफ से ऐसे लोगों की मदद की गई है जिन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब मौजूद हैं, पेडियाट्रिक हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ हम आपको बताएं कि डायरेक्टर हैं चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न केयर सेंटर के। डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। और चूँकि लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर की जब भी बात आ रही है, बच्चों का भी जिक्र आ रहा है। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, एक जच्चा बच्चा दोनों के लिए एहतियात कितनी जरूरी है कोरोना के इस दौर में? जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आजकल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम लोग पूरा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं आज आपके माध्यम से पूरी दुनिया को देना चाहता हूं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट वे टू गिव इम्यूनिटी टू योर चिल्ड्रन। जब हम लोग कोविड की बात करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की बात करते हैं, और मैं समझता हूं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट वे टू गिव द बेस्ट इम्यूनिटी टू योर किड्स थ्रू योर ब्रेस्ट मिल्क। अमृत है ये, जिसको आप आबे हयात कह सकते हैं कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये आबे हयात है। तो ये एक जच्चा और बच्चा जब उनको पैदा होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं समझता हूं कि कोविड से बचाने के लिए भी, और जिंदगी में तमाम जो आने वाली बीमारियां हैं उसको जो एंटीबॉडीज माँ अपने ब्रेस्ट मिल्क के जरिए प्रदान करती है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसके पहला जो फोरमोस्ट एस्पेक्ट है जच्चा बच्चा के लिए वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 6 महीने तक अपने माँ को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। और शुरू में जो कोलेस्ट्रम होता है, जिसको हम पीला गाढ़ा दूध कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि वो उसमें तमाम प्रोटीन, फैट्स और तमाम एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी प्रदान करती है। इसमें कोविड से भी जाहिर सी बात है कि एक प्रोटेक्शन इसमें दिया जाएगा। ये देखा गया है कि जिन मदर्स को लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीनेशन कोविड का वैक्सीन दिया जाता है, उसमें ब्रेस्ट मिल्क के जरिए वो इम्यूनिटी वो अपने बच्चों को देती है। तो इस तरह से एक पैसिव इम्यूनिटी हम लोग अपने बच्चों को माँ के जरिए से प्रदान करते हैं। अब जो जनरल, जैसे कि हम लोगों ने बताया गया कि भाई जो प्रोटेक्शन है
कि आपको फेस मास्क पहनना है, डिस्टेंसेस 2 गज की दूरी है, हैंड वॉशिंग है, ये तो यूनिवर्सल आपको प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं। इसके साथ साथ लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर्स में कोविड वैक्सीनेशन भी अब अप्रूव्ड है, उसको भी लगाना चाहिए। इस तरह से मैं समझता हूं कि हम लोग अपने बच्चों को और अपनी माओ को कोविड से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और इस बारे में क्योंकि कई मिथ्स, कई अफवाहें सामने आ रही थी, तो लगातार अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम ये भी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल ज़रूर रखें। आपसे डॉक्टर साहब हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर निखिल गुप्ता भी मौजूद हैं, जो कि पुलिस कमिश्नर हैं औरंगाबाद से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइंस थी, जब अनलॉक होना शुरू हो गया था, सेकेंड उसमें भी हम देख रहे हैं जब अनलॉक होना शुरू हो गया तो अक्सर कहीं ना कहीं लोग जो थे कोरोना की गाइडलाइंस को भूल जा रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं है कि तीसरी लहर की बात की जा रही है, और इसका खमियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ा है। ये तमाम तर चीज़ें कि किस तरह से गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए, अपने महकमे के लोगों को आप किस तरह से समझाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी अपनी फैमिली में वापस जाते हैं, एक्सपोजर उन्हें भी होता है, उनका भी खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। निखिल गुप्ता जी। देखिए, इसमें एक तरफ तो हम पहले अपने महकमे के जो लोग हैं उनको हम सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी वो लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल ठीक। और इसके लिए हम लोग लगातार, हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं। हर पुलिस स्टेशन विजिट में या हेडक्वार्टर विजिट में या हर मीटिंग में इस बात पर जोर दिया जाता है कि मास्क पहनना कितना ज्यादा जरूरी है। जी सर। और सरकार द्वारा या सेवाभावी संस्था द्वारा सभी हमारा जो स्टाफ है उनको मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड ये सब मुहैया कराया गया है। जी सर। बार बार हमारे स्टाफ को हम व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा या आमने सामने बातचीत के द्वारा इस बात को दोहराते हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर कोई बिना मास्क के हमारे स्टाफ दिखाई पड़ते हैं कभी कभार, उनको थोड़ी बहुत डांट भी लगाई जाती है, समझाया जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे महकमे में चूंकि हमें इस बात को बाहर एनफोर्स करना होता है, तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा गया है, और साधारण तौर पर सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको फॉलो करते हैं। और इससे हमें जनता के बीच जाकर उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंस रखना, इस बात को अपनी ओर से एक मॉरल अथॉरिटी लेकर के हम उनके सामने जाते हैं। जी सर। जनता के साथ भी हम लोग संवाद बनाए रखते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल्स हो या मीटिंग्स हो, इन सब के द्वारा लोगों को भी बार बार इस चीज का एहसास दिलाया जाता है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे सोसाइटी में लोग हैं, कई लोग थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी इस चीज को गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो कभी कभार फिर उन लोगों को दंड करके भी, फाइन लगा कर भी इस बात को समझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि प्यार से समझा बुझा कर लोगों तक ये मैसेज बार बार भेजा जाए कि अभी तक कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, और अगर हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ सोसाइटी में बाहर जाएंगे, बिना काम के अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो बहुत जल्दी हम सबको कोरोना की बीमारी से छुटकारा पाने में मदद हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक ये बात कही है, और इसीलिए हम अपना ये ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि हम ऐसे लोगों से आपको मिलवा सकें जिन्होंने कोरोना के दौर में बेमिसाल काम किया है। और ख़ास तौर पर डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना है कि कोरोना का ख़तरा कम नहीं हुआ है। और लगातार हमारे नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो न्यूली बॉर्न
बेबी है उसमें हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम ये बात आइडेंटिफाई करेंगे कि उनको कोरोना हो गया है? ओके मैम, बड़ा आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि प्रेगनेंसी जहां पर भी जितने भी डिलीवरीज अब होती हैं तो उसमें एक आरटीपीसीआर टेस्ट मदर्स में जरूरी है कि हम लोग 48 आवर्स से पहले उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। अगर मदर आरटीपीसीआर निगेटिव है और उसको कोई इस तरह के लक्षण नहीं है तो फिर हम लोग ऐसे बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनको हैंडल करते हैं और उसको नॉर्मल मदर को या तो दे देते हैं, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, या बच्चे में कुछ खास प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एनआईसीयू में उस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर मदर कोविड पॉजिटिव आ रही है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रही है, तो फिर ऐसे में उस मदर की डिलीवरी जाहिर सी बात है उसी संस्थान में होती है जहां पर कोविड का ट्रीटमेंट हो सकता है जी। और फिर ऐसे बच्चों को जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसको बाकी न्यूबॉर्न से अलग करते हैं, बच्चे का भी हम लोग आरटीपीसीआर करते हैं। और ये देखा गया है कि मदर टू जो न्यूबॉर्न में ट्रांसमिशन है वो बहुत कम देखा गया है। 0.02% मोर्टेलिटी न्यूबॉर्न्स में हम लोगों ने देखी है जो कि वेरी वेरी लेस है। तो भगवान ने ऊपर से मतलब एक तरह से देखा जाए तो खुदा की तरफ से बच्चों को एक नेचुरल प्रोटेक्शन माँ की तरफ से मिलता है। बट उसमें अगर कोई लक्षण आ रहे हैं, जैसे उसमें बच्चे में सांस में दिक्कत आ रही है, उसको लंग्स में निमोनिया के फीचर्स आ रहे हैं, या बच्चे की पुअर फीडिंग हो रही है, या कोई भी उसके वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उसको फिर आइसोलेट करके उसका एनआईसीयू में एडमिट करके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये एनआईसीयू के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत ही फिर हम लोग उसको एनआईसीयू को जो कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत ही न्यूबॉर्न्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही कारामद बात आपने बताई है और लगातार इसी मामले पर हम तमाम डॉक्टर्स से भी अपने प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं ताकि जो समाज में बहुत सारी गलतफहमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। हम पुलिस कमिश्नर सर से भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर निखिल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और लगातार हम वहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। ख़ास तौर पर कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर भी काम हुआ, लॉकडाउन में भी बेहतरीन हमारे पुलिस जवानों ने काम किया है। सर, यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आप किसी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, किसी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, या फिर कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहेंगे तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे बहुत सारे नाज़रीन को आप दे सकते हैं। शुक्रिया मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरी जो सारी टीम है औरंगाबाद शहर पुलिस की, हमारे जो सारे जवान हैं, हमारे जो सारे अधिकारी हैं, जिन्होंने पिछले अब करीब 1.5 साल से लगातार इस कोरोना के फ्रंट पे काम किया है। अपना बाकी काम भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है, लेकिन ये सारी मुश्किलों का सामना करते हुए जिन लोगों ने हमारी एक टीम वर्क की तरह हम लोगों ने औरंगाबाद शहर में काम किया, जिसके चलते औरंगाबाद शहर में आज कोविड की पेशेंट्स की संख्या बहुत कम हो गई है। तो मैं सबसे पहले मेरी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन हमारे जनता के लोगों का जिन्होंने काफी हद तक समझदारी दिखाई कोविड के दौरान, और मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंस बनाए रखना। हालांकि अभी और इस पर मुझे लगता है कि हमें उनसे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में भी मास्क का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी सरकार, कोई प्रशासन, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस जी सर इस कोविड की समस्या का मुकाबला तब तक नहीं कर सकता जब तक जनता पूरी तरह से इसमें कमिटेड ना हो, जब तक जनता का पूरी तरह साथ नहीं हो। लेकिन मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उन डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं एक अपनी ओर से, जिन्होंने बहुत कम समय में वैक्सीन की इजाद की, जिसके चलते आज हम हिम्मत करके इस कोरोना का सामना करने के लिए आज उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन सभी डॉक्टर्स का और उन सारे साइंटिस्ट का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, और उनके तो हम सब शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतने मुश्किल वक्त में भी आपने हम सबका साथ दिया। सर, इस वक्त एक हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, चलिए उनका हम सवाल जानते हैं। हेलो हेलो हेलो
जी, अपना नाम बताइए और आप सवाल कर सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हेलो, अपना सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज बंद करके आप अपना सवाल करिए। मेरा नाम महबूब जान। हेलो। तो बहुत माजरत हम चाहेंगे क्योंकि टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा था और लगातार हमारी यही दरख्वास्त होती है कि जब आप हमसे बात करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। डॉक्टर साहब, हम आपसे फौरी तौर पे जानना चाहते हैं किन ख़ास बातों का ख्याल रखना है इस वक्त ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि वायरल बीमारियां भी आगे खड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं, तो हमारे पास आजकल जो ओपीडीज में हाई फीवर के साथ, खांसी जुकाम के साथ जो बच्चे काफी हम लोग आजकल देख रहे हैं। और हर पेरेंट का यही कंसर्न होता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड वेव की वजह से मेरे बच्चों को ये फीवर हो रहा है। तो ज्यादातर बच्चों में तो खैर हम लोग, सब बच्चों में तो ऑब्वियसली हम लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, बट जिन बच्चों में कुछ हमें लगता है सस्पिशन और हमें लगता है कि इसमें कोविड के कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उसमें टेस्ट कराए और ऊपर वाले की दुआ से अभी तक सब बच्चे निगेटिव ही आ रहे हैं। तो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस को लेके पैनिक ना करें। फीवर का ट्रीटमेंट वही रहता है, चाहे वो कोविड की वजह से हो या नॉन कोविड की वजह से हो। पैरासिटामोल है, कोल्ड स्पॉन्जिंग है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही माजरत चाहेंगे क्योंकि वक्त अब हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन आपसे तमाम बातचीत हम आगे अगले प्रोग्राम में भी इस तरह से जारी रखेंगे। दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर निखिल गुप्ता, पुलिस कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद, और साथ ही साथ डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाज़रीन को देने के लिए। और आज प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए हमारी पूरी टीम को। आदाब।